हेलो एवरीवन, गिनी एरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी स्प्लैश स्प्लैश लव का एपिसोड 2। इसका एपिसोड 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई सजेस्ट आप उसको पहले देख लें ताकि आपको ये वीडियो भी समझ में आए। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजा दानवी के पास आते हैं। दानवी बहुत दुखी थी क्योंकि अब बारिश आ चुकी थी और अब उसे अपने घर जाना होगा। राजा दानवी को गले लगा लेते हैं। दानवी देखती है कि बारिश रुक रही है और गड्ढा भर रहा है, फिर भी दानवी कुछ नहीं करती। राजा उससे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि बारिश आ चुकी है। मैंने ऐसी सिचुएशंस के लिए शिप ऑलरेडी तैयार कर रखी थी, पर दानवी अभी वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। वो राजा से कहती है कि वो यहाँ पर भी भाग करके ही आई थी। तभी वहाँ पर राजा का बॉडीगार्ड चियान जी आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि दानवी की जान मुसीबत में है। राजा दानवी को चिया जी के साथ भेज देते हैं। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चिया जी जान चुका था कि दानवी सच में फ्यूचर से ही आई थी और उसने ये बात मिनिस्टर को बता दी थी। मिनिस्टर को दानवी खतरा लगती है, जिस पर वो चिया जी से कहते हैं कि अगर तुमने दानवी को मार दिया तो मैं तुम्हारी पोजीशन बढ़ा दूंगा। और अब राजा ने दानवी को चिया जी के साथ ही भेज दिया था। जब ये बात रानी को पता चलती है तब वो राजा के कमरे में जाती है। वो देखती है वहाँ पर एक संतरा है जो कि राजा ने काफ़ी संभाल के रखा था और ये वही संतरा था जो राजा ने दानवी को दिया था। मिनिस्टर राजा को बताते हैं कि दानवी सच में फ्यूचर से आई है और वो उनके लिए खतरा है, इसलिए उन्होंने उसे मारने के लिए सिपाही भेज दिए हैं। ये बात सुनते से ही राजा दानवी को ढूंढने चले जाते हैं और उनके पीछे रानी भी चली जाती है। दानवी पानी पीने के लिए रुकती है, तभी चियान जी उसके गले पे तलवार तान देता है। वो उसे मना करता है कि कहीं पर भी इस तरह का पानी नहीं पीना चाहिए जिसमें काई जमी होती है, इससे तुम्हारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंच सकता है। दानवी जब वहां से उठ के जाती है तभी उसका पैर फिसल जाता है। चियान जी उसे बचाता है, लेकिन उसे यहाँ पता चल जाता है कि दानवी एक लड़की है। दानवी कहती है, मैंने तुमसे ये बात जानबूझकर नहीं छिपाई थी। चियान जी कहने लगता है, मैं तो सिर्फ मैक्स कर रहा था। अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो राजा मुझे 4th पोजीशन देंगे और अगर मैंने मिनिस्टर की बात मानी तो मुझे 5th पोजीशन मिलेगी। इतना कहकर चियान जी दानवी पर तलवार चला देता है। असल में उसने ये तलवार दानवी पे नहीं, उसके पीछे एक सिपाही पे चलाई थी जो कि उसे मारने आया था। तभी वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं। चियान जी दानवी को वहाँ से अकेले आगे जाने को कहता है और उन सभी सिपाहियों का सामना करने लगता है। दानवी को घोड़ा चलाना नहीं आता, तभी उसे अपना कैरियोके वाला गंगनम स्टाइल डांस याद आता है। वो उसे याद करती है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के वही स्टेप करने लगती है। घोड़ा उसके कंट्रोल में आ जाता है। वो उसे लेकर उसी बीच पे जाती है जहाँ राजा ने उससे मिलने के लिए कहा था। अगले सीन में हम रानी को देखते हैं जो कि जंगल में आ चुकी थी। रानी के पैर में चोट लगी थी, उसके बावजूद रानी नहीं रुक रही थी। तभी उन्हें चियान जी दिखता है जो उन्हें देखता है और उनके पैरों की चोट को भी नोटिस करता है। वो उनसे पूछता है कि क्या आप यहाँ पर अकेली आई हैं? रानी उसकी बात का सीधा आंसर नहीं देती। चियान जी उनको उसके घर ले जाता है। बीच पर राजा भी आ जाता है। दानवी और राजा बीच पर अच्छा वक्त गुजारते हैं। तभी राजा दानवी के हाथ पर LOVE लिखता है, जिसको देखकर दानवी भी कहती है मैं भी। पर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज हो जाता है कि राजा को तो इसका मतलब ही नहीं पता। फिर वो राजा को इसका मतलब एक चॉकलेट से समझाती है। राजा अब समझ चुके थे कि हर एक लैंग्वेज की अलग अल्फ़ाबेट्स होती है, पर अभी तक कोरिया में कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। कोरिया में अभी भी चाइनीज़ वर्ड्स चलते हैं जो कि काफ़ी मुश्किल होते हैं और उनके चलते काफ़ी लोग पढ़ लिख नहीं पाते। राजा डिसाइड करते हैं कि वो खुद की एक लैंग्वेज बनाएंगे। ये बात सुनने के बाद दानवी अपने बैग से एक नोट निकालती है और उसके ऊपर बने राजा का फेस इस राजा से मिलाती है। वो समझ जाती है कि ये वही राजा है जिसने हंगुक की शुरुआत की थी, कोरियन लैंग्वेज को बनाया था। राजा दानवी से पूछता है कि तुम्हारे बैग में कितना सामान है, जिस पर दानवी को अपनी माँ की याद आने लगती है क्योंकि उसकी माँ ने बहुत सारे ही स्नैक्स उसके बैग में पैक करके दिए थे। रानी चिया जी के घर पे थी जहाँ उन्हें लकड़ी की चिड़ियाएं दिखती है, जिन्हें देखकर उन्हें अपना बचपन याद आने लगता है, जो चिड़ियाएं उन्होंने ही चिया जी को दी थी। चिया जी को काफ़ी चोटें आई थी जिन पर वो खुद ही पट्टी कर रहा था, पर रानी आके उनकी पट्टी करने लगती है। चिया जी रानी के लिए खाना भी बनाता है, जो खाना
रानी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। दांग भी पानी पीने जाती है, जहाँ उसे चियाजी की बात याद आती है कि काई जमा पानी नहीं पीना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि उसके वाटर टाइम में भी पानी इसलिए अच्छे से नहीं बह रहा क्योंकि उसमें भी काई जमी है। इससे उसे एक आइडिया मिल जाता है ताकि वो अपने वाटर टाइम को सही कर सके। चियाजी को 4th पोजीशन मिलती है और दांगबी पर सारे इल्ज़ाम को रद्द किया जाता है, जिस पर मिनिस्टर कहते हैं कि इस तरह के काम के लिए दानवी को भी 3rd पोजीशन मिलनी चाहिए थी। जिस पर उसके पार्टनर उससे पूछते हैं कि आप किसकी तरफ हो, जिस पर वो बोलते हैं कि वो देश के लोगों की तरफ है। ये सारी बातें दानवी सुन लेती है। महाराजा आके दानवी को ले जाते हैं क्योंकि उन्हें दानवी से पढ़ना था। इस बार दानवी की गलती निकलती है, जिस पर राजा उसे पनिशमेंट देने की बजाय उसे किस करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी चुप करके खाना खा रही होती है। तभी वहाँ दांगबी आ जाती है। रानी दांगबी को देख करके चुप रहने का इशारा करती है, जिस पर दांगबी उसे अपने स्नैक्स भी खिलाती है। रानी को स्नैक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दानबी रानी से कहती है कि आप बिल्कुल मेरी दोस्त जैसी दिखती हैं। दानबी कहती है, मुझे तुम दूसरा मत समझो। रानी ने एक चित्र बनाया था। उस चित्र के अंदर वो चाहती थी कि जैसा रंग वो चाहे वैसा हो जाए, जिस पर वो दानवी से आइडिया लेती है, जिस पर दानवी उनकी ड्राइंग बीच से कट कर देती है और आसमान की तरफ दिखाती हैं। जब वो आसमान की तरफ दिखाती हैं तो उस लड़की की ड्रेस में भी वही रंग भर जाता है जो आसमान में था। ये देखकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। रानी अब दानवी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगी थी। वो चाहती थी कि दानवी हमेशा ही उनके साथ रहे। जब ये बात वो अपने डैड को बताती हैं तब उनके डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो सोचते हैं कि जिस लड़की से इसकी सबसे ज़्यादा नफ़रत करनी चाहिए, ये उसी को अपने साथ रखने की बात कर रही है। वो ये बात राजा की माँ को भी बताती हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर डिसाइड करती है कि वो दानवी को राजा की कॉन्क्यूबाइन बना देंगे। रानी ये बात राजा को भी बता देती हैं। दानवी को काफ़ी सुंदर से तैयार किया जाता है। दानवी भी कन्फ्यूज़न में रहती है कि उसे किस पोजीशन के लिए तैयार किया जाता रहा है। जब उसे बताया जाता है कि उसे कॉन्क्यूबाइन बनाया जाएगा, तब वो वहाँ से भाग जाती है, पर राजा उसे पकड़ लेता है और अपने कमरे में ले आता है। वो राजा को अपनी सफाई देने लगती है। तभी राजा उससे कहते हैं कि उसे पहले से ही पता था कि वो एक लड़की है, क्योंकि राजा ने पहले ही उस छोटे बच्चे को दानवी को नूना कहते हुए सुन लिया था। राजा दानवी से कहते हैं कि तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें कॉन्क्यूबाइन बना के भेजा है। रात के समय राजा दानवी से यहाँ से ना जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि बारिश आने के बाद भी तुम नहीं जाना, जिस पर दानवी कोई आंसर नहीं देती तो राजा उसके पास ही आ जाता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि राजा दानवी के लिए हेयर पिन लाया था और उसे देने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर ये सारी की सारी बातें दानवी बाहर से सुन रही थी और बहुत दुखी हो रही थी। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है और उससे महारानी के पास ले जाती है। महारानी को देख के दानवी कस कस के रोने लगती है क्योंकि महारानी बिल्कुल उसकी मॉम जैसी दिख रही थी। महारानी भी कंफ्यूजन में पड़ जाती है कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया जो ये अचानक से रोने लगी। राजा दानवी को फिर से स्कूल की ड्रेस में देखता है और देखता है कि दानवी बहुत ज़्यादा ही दुखी है, जिस पर वो दानवी को अपने साथ ले जाता है। राजा ने हंक पूरी तैयार कर ली थी जो वो दानवी को दिखाता है और उसे वहाँ पर वो हेयर पिन भी दे देता है और उससे कभी ना जाने के लिए कहता है, जिस पर दानवी कहती है कि उसे वहाँ से जाना होगा और वो पिन उसे निकाल के वापस देने लगती है, जिस पर राजा कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, जिस पर भी वो नहीं मानती, जिस पर वो उससे कहता है कि ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिस पर दानवी उन्हें सॉरी कह देती है। गुस्से में राजा वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अभी दानवी के ऊपर एक हमला होता है और उस पूरे कमरे में आग लगा दी जाती है। ये बात रानी जाकर के राजा को बताती है। राजा दानवी को बचाने के लिए कमरे के अंदर आते हैं। वो दानवी को बचा लेते हैं। अब उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि दानवी का उनके साथ रहना खतरनाक हो सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि राजा का पूरा कमरा जल चुका था। बारूद की सारी जिम्मेदारी चियाजी के ऊपर थी, इसलिए वो भी वहाँ होता है। राजा उससे सफाई मांगते हैं, जिस पर चियाजी चुप रहता है। मिनिस्टर कहते हैं कि इसके लिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे होते हुए ये सब कैसे हो गया, जिस पर राजा कहते हैं कि आपको सज़ा मिलनी चाहिए और वो उनका हाथ ऊपर कर देते हैं, जिस बारूद अभी भी लगी थी।
तभी उनके सामने दांग भी आ जाती है, जिसको देखकर मिनिस्टर काफ़ी हैरान थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आई। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो तलवार असल में दांगबी की मैथ्स बुक में लगी थी और दालबी को पता इसलिए रहता है कि वो मिनिस्टर थे, क्योंकि आपको याद होगा कि दालबी के पास एक टैलेंट है जिसमें वो बिना कैरेक्टर को देखे ही उसकी आवाज़ पहचान लेती थी और आज उसी टैलेंट ने उसकी जान बचा ली थी। मिनिस्टर से पूछा जाता है उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर मिनिस्टर उन्हें बताता है कि अगर सभी लोगों को पढ़ना लिखना आ जाएगा तो लोगों को मिनिस्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिनिस्टर्स का सारा काम ऐसे ही रद्द हो जाएगा और उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। जिस पर राजा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना लिखना सभी का अधिकार है। राजा की सारी मेहनत खराब हो चुकी थी, इसलिए दांग भी उन्हें अपनी बुक दे देती है जिसके अंदर वो सारे वर्ड्स लिखे थे। अब राजा को यकीन हो चुका था कि दान भी सच में फ्यूचर से ही आई है। दान भी उस आदमी को देखती है जिसकी शक्ल बिल्कुल उसके टीचर के जैसे मिलती थी और वो चल भी बिल्कुल उसके टीचर जैसा ही रहा था। रानी अब खुश थी क्योंकि वो अब उसकी ड्रेस में कोई सा भी कलर भर सकती थी जो वो चाहे। वो उस बच्चे से भी मिलती है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। वो उसे अपना एक पेंसिल केस भी रखने के लिए देती है। वो चिया जी से भी मिलती है। उसको चिया जी का चेहरा एक आइडल जैसा दिखता था, जिस पर वो चिया जी से कहती है कि तुम गाना कभी मत छोड़ना। जिस पर चिया जी कंफ्यूज हो जाता है कि इसे कैसे पता कि मुझे गाना गाना पसंद है। दांगबी के वहाँ से जाने के बाद वो बच्चा चिया जी को वो बॉक्स दिखाता है और उस बॉक्स में काफ़ी सारे सोने के सिक्के थे। राजा और दानबी लास्ट टाइम बीच पर आते हैं जहाँ वो बहुत एंजॉय करते हैं, पर तभी वहाँ बारिश आ जाती है। अब राजा को पता था कि दानबी को अब जाना होगा, इसलिए वो दानबी को जाने देते हैं। दानबी उसी टाइम में आ जाती है जहाँ से वो वापस गई थी। वो पार्क में उसी बच्चे को देखती है जो बच्चा उसे वहाँ पर दिखा था। वो जल्दी से अपने एग्ज़ाम हॉल में जाती है। उसके एग्ज़ाम टीचर वही मिनिस्टर थे। वो मिनिस्टर को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाती है। वो अपनी क्लास में जाके अपनी एग्ज़ाम देना शुरू करती है। उसे राजा की सारी बातें याद आती है और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्ज़ाम करती है। घर पे जाके अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होती है। उसकी फ्रेंड उसे उन्हीं राजा की नॉवल बताती है जिन राजा से अभी वो मिलके आई थी। वो बताती है कि इन राजा की 12 से ज़्यादा वुमेन थी और वो जिनको भी पसंद करते थे उन हर एक को संतरा देते थे। ये बात सुन के दानबी को हैरानी होती है। दानबी टेलीविज़न पे उसी आइडल को देखती है जिसकी शक्ल बिल्कुल चियाजी से मिलती थी। दांगबी बस स्टॉप पर होती है। वहाँ बारिश हो रही होती है। उसे राजा की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। वो पानी में अपना पैर डाल के भी देखती है पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तभी उसके ऊपर कोई अम्ब्रेला ले आता है और वो और कोई नहीं राजा ही होता है। राजा उसे बताता है कि वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं जब वो अपनी एग्जाम देने जा रही थी और अपना अम्ब्रेला बस में ही भूल जाती है। दाल भी अपनी पढ़ाई के कारण इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो तो राजा को नोटिस नहीं करती, पर राजा पूरे टाइम उसे ही नोटिस करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।